ये बात है 18 दिसंबर 2000 की। ये व्यक्ति सिर्फ हत्या ही नहीं करता था बल्कि लोगों को इस तरह से मारता था कि उनकी खोपड़ियों को काटकर उनका दिमाग खाता था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसका मानना था कि लोगों का दिमाग खाने से खुद का दिमाग भी तेज होता है। ये व्यक्ति जिस समुदाय से था उसे लगता था कि इंसानी दिमाग खाने से अपना दिमाग भी तेज होता है। लिटरली इस केस के बारे में मैं स्टडी कर रहा था, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगा कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये सब कर सकता है। ये सब तो कोई एक साइको ही कर सकता है, चाहे इस हत्यारे को साइको कहिए या फिर कुछ और। आप सब लोग मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको इस केस के बारे में ठीक से एक एक करके सब कुछ एक्सप्लेन करने की। हालांकि आप सब लोगों ने मर्डर से रिलेटेड बहुत से ऐसे केसेस अपनी ज़िंदगी में सुन रखे होंगे जिन्होंने आपको बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया होगा, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो इतनी हैवानियत से लोगों को कत्ल करता था कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई भी छोटा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और जिसका दिल कमज़ोर है वो लोग प्लीज़ इस वीडियो से दूर रहें। अगर जिन लोगों को इस केस के बारे में ठीक से जानना है वो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दुनिया भर से हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं जो बड़े ही हैरानकुन कर देने वाले होते हैं। एक केस सॉल्व नहीं हो पाता उससे पहले ही हमारे सामने एक और केस आकर खड़ा हो जाता है। पहले हत्याओं का रेशो बिल्कुल ना के बराबर हुआ करता था, लेकिन थोड़े ही दिनों में इन क्रिमिनल्स लोगों ने हत्याओं का काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब कभी तो रेप से रिलेटेड केसेस आते हैं तो कभी हत्या से। बढ़ते हैं हमारी केस की तरफ। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से 18 दिसंबर 2000 को एक हिंदी के पत्रकार धीरेंद्र की बेरहमी से हत्या करने का मामला निकलकर सामने आया। पत्रकार धीरेंद्र एक दिन अचानक से ही गायब हो गया था। जब धीरेंद्र का एक दो दिन पता नहीं चल पाया तो धीरेंद्र के परिवार वालों ने अपने पास ही के थाने कीटगंज थाने में धीरेंद्र के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस फौरन ही हरकत में आई। पुलिस ने थोड़ी छानबीन चालू की। पुलिस ने छानबीन करते हुए धीरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। धीरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड्स में एक ऐसा नाम निकलकर सामने आया जिसने सबको चौंका कर रख दिया था। धीरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड में फूलन देवी का नाम निकलकर सामने आया। ये फूलन देवी कौन थी? ये उसी हत्यारे की पत्नी थी जो लोगों को मारकर उनके ब्रेन्स को खाता था। राम निरंजन उर्फ राजा कोलंदर ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक छोटे से इलाके में रहा करता था। इसने अपनी 50 साल की उम्र में लगभग 14 से ज़्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। उत्तर प्रदेश में इसके नाम से ऐसा खौफ फैला जो काफ़ी दिनों तक नहीं थमा था। ये एक एक करके लोगों को मारता ही चला जा रहा था। राजा कोलंदर ने लगभग 3 से 4 साल के अंदर पूरे के पूरे 14 लोगों को मार दिया था। वैवाहिक संबंध की बात करूं तो राजा कोलंदर की पत्नी का नाम फूलन देवी था। राजा कोलंदर की पत्नी का संबंध ग्रामीण पंचायत से था। बताया जाता है कि फूलन देवी पंचायती कोई पद पर रही थी। राजा विवाहित होने के साथ साथ राजा के 2 पुत्र भी थे। राजा ने अपने एक पुत्र का नाम अदालत, एक का जमानत नाम रखा था। ये अपने आप को राजा और जज मानता था। इसे लगता था कि सारे फैसले मैं ही करूं। जब पुलिस ने थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद फूलन देवी को हिरासत में लिया, जब पुलिस ने फूलन देवी से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की तो पहले तो फूलन देवी अपने बयानात को लगातार बदल रही थी, लेकिन जब पुलिस ने अतिरिक्त जोर दिखाया तो फूलन देवी ने अपने पति राजा कोलंदर की हरकतों के बारे में एक एक करके सब कुछ बताना शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा फूलन देवी से सब कुछ उगलवाने के बाद पुलिस ने जब अतिरिक्त और छानबीन की तो बहुत सी चीज़ें पुलिस के हाथ लगी। जैसा कि पुलिस को पता चला कि राजा कोलंदर इन मामलों में, इन हत्याओं में सिर्फ अकेला ही नहीं है। राजा कोलंदर के साथ में उसका बहनोई बख्शराज भी शामिल था। जब पुलिस ने काफी ज्यादा कोशिशों के बाद बख्शराज और राजा कोलंदर को जब धर दबोच लिया तो सब चीजें निकलकर सामने आई। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में बख्शराज ने और राजा कोलंदर ने ऐसे ऐसे अपने गुनाहों को कबूला
जो शायद पुलिस को भी नहीं मालूम था। पुलिस को वो 14 लाशें तो हाथ लगी थी, लेकिन पुलिस को उन 14 लाशों के सिर नहीं मिले थे। उन सभी 14 की 14 डेड बॉडीज के अंदर एक ही सिमिलैरिटीज थी, मतलब एक ही तरीके से उन 14 के 14 लोगों को मारा गया था। बख्शराज, जो कि राजा कोलंदर का बहनोई था, जब उसके बारे में छानबीन की गई तो उसके पास से एक टाटा सूमो नाम की एक चोरी की गाड़ी बरामद हुई। सिर्फ दिल को दहला देने वाली ये कहानी अभी खत्म नहीं होती है। आगे भी सुनिए कि उस राजा कोलंदर ने क्या क्या बताया। जब पुलिस ने राजा कोलंदर से और अतिरिक्त जानकारी लेने की कोशिश की तो राजा कोलंदर पहले तो अपने बयानात को लगातार बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की जोर जबरदस्ती करने के बाद राजा कोलंदर धीरे धीरे सब कुछ उगलना शुरू कर देता है। राजा कोलंदर बताता है कि वो लोगों को छोटी छोटी बात पर जान से मार देता था। उसके लिए छोटे छोटे कारण भी बहुत बड़े होते थे। उसने एक बात ये भी बताई कि जब वो एक बार इलाहाबाद से लखनऊ की तरफ जा रहा था तो उसने एक टैक्सी ड्राइवर से लिफ्ट मांगी। जब उन टैक्सी ड्राइवर ने राजा कोलंदर को लिफ्ट देने से मना कर दिया तो राजा कोलंदर को वही बात बुरी लग गई और राजा कोलंदर ने एक साथ 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उन सबको एक ही तरीके से मारकर उनके सरों को काटकर अपने घर ले आया, जहां उसने हर बार की तरह उन तीनों के दिमाग को भी खाया। राजा कोलंदर ने तो यहाँ तक बताया कि वो लोगों की डेड बॉडीज को किसी जंगल या किसी नदी में या किसी झील के किनारे किसी सुनसान जगह पर फेंक दिया करता था। ये लोगों को मारकर उनकी बॉडियों को अक्सर काट पीट कर अपने फार्म हाउस पर सुअरों के सामने फेंक दिया करता था और उनकी खोपड़ियों को अपने घर पर ले जाकर ट्रॉफी की तरह सजा दिया करता था। राजा कोलंदर ने यहाँ तक बताया कि वो लोगों की खोपड़ियों को उनके जाति के अनुसार टांगता था और उसके बाद वो अपना फैसला उनको सुनाया करता था। पुलिस की काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को राजा कोलंदर के घर से राजा कोलंदर की एक डायरी मिली जिसका नाम था द कोर्ट डायरी। उसको यानी वो उस डायरी के अंदर उन मारने वालों का विवरण करता था जिन्हें वो मार चुका है और उन लोगों का भी उस डायरी के अंदर विवरण था जिन्हें वो बाद में मारने वाला था। आखिर पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा था। वो अपने आप को राजा और जज समझता था। उसने अपने बेटों का नाम भी कुछ अजीब ही रखा था और उसका मारने का स्टाइल भी कुछ अजीब ही था। उसको लगता था कि लोगों का ब्रेन खाने से उसका दिमाग भी तेज होगा। राजा कोलंदर ने एक एक करके पूरे के पूरे 14 लोगों की खोपड़ियों को ट्रॉफी के रूप में अपने घर में सजा दिया था। आखिर पुलिस उसे ना पकड़ती तो पता नहीं वो कहाँ रुकने वाला था। जब पुलिस ने राजा कोलंदर और बख्शराज से पत्रकार धीरेंद्र की मौत का कारण पूछा, आखिर पत्रकार धीरेंद्र को तुम लोगों ने क्यों मारा, तो राजा कोलंदर ने कहा कि वो हमारे बारे में सब कुछ जान चुका था। वो न्यूज़पेपर के अंदर हमारी सारी हरकतों को प्रकाशित भी करने वाला था। बख्शराज ने बताया कि हम लोगों ने धीरेंद्र को अपनी बातों में फंसाकर पहले तो अपने फार्म हाउस बुलाया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने का नाम नहीं ले रहा था। जिसके बाद बख्शराज ने उस पर गोली मारकर धीरेंद्र की हत्या कर दी और उसके बाद धीरेंद्र की बॉडी को उसी की कार में लाद कर मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक झील के किनारे आकर धीरेंद्र की बॉडी को फेंक दिया। बाद में धीरेंद्र की बॉडी मध्य प्रदेश के रीवा जिले के एक झील में से पाई गई। जब राजा कोलंदर अपने 14 कत्लों का विवरण पुलिस के सामने कर रहा था तो राजा कोलंदर के माथे पर एक सेकंड तक नहीं थी, मतलब कि उसे उन हत्याओं का जरा भी अफसोस नहीं था। ये उत्तर प्रदेश का इतना खतरनाक सीरियल किलर था। इसके ऊपर हाल ही में एक शायद से वेब सीरीज भी बन चुकी है जो इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में सब कुछ दिखाया गया है कि किस तरह से इस राजा कोलंदर ने अपनी दहशत उत्तर प्रदेश के अंदर फैलाई थी। अगर आप में से किसी को भी राजा कोलंदर के बारे में डीप नॉलेज लेनी है तो आप भी इस वेब सीरीज को जाकर देख सकते हैं। आपको राजा कोलंदर के बारे में बहुत सी जानकारी उस वेब सीरीज के द्वारा पता चल जाएंगी। पुलिस द्वारा सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद मुजरिमों को कोर्ट द्वारा बख्शराज और राजा कोलंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट द्वारा इन दोनों पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 201 के तहत इन दोनों को कठोर कारावास देने का फैसला सुनाया गया। आज ये दोनों उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। आज ये दोनों जेल में तो हैं, लेकिन बच्चे बच्चे की जबान पर आज भी राजा कोलंदर का नाम जिंदा है।
लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सब जानकर कि ये वहशी लोगों के ब्रेन्स को खाता था। बस यहीं तक था आज का हमारा ये केस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आप और इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आप इस घटना के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप वेब सीरीज को देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखने का इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हो, और मेरे चैनल पर और भी बहुत से ऐसे केसेस, बहुत सी वीडियो मौजूद हैं जो आपको बुरी तरह से झंझोड़ कर रख देंगी। जो लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। आप लोग इस वीडियो को देख जरूर से लेते हो लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें ताकि ये सब लोग भी ऐसे खतरनाक मुजरिमों से बच सकें। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दर्दनाक ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।